नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जांगड़, वरिष्ठ अध्यापक, स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम के माइनर टेस्ट चल रहे हैं ऑफलाइन जो है सेकंड ग्रेड के लिए, वो देख रहे थे। जीके के 20 क्वेश्चन की क्लासें 3 हो चुकी थी। आज हम अगले 20 क्वेश्चन देखेंगे माइनर टेस्ट 1 के। ठीक है, 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जालौर नरेश चांचिंग देव का समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। ठीक है, अगर पहली वाली 3 क्लासें नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। तो जालौर नरेश चाचिंग देव का जो समकालीन दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो कौन था। तो इसका उत्तर होगा बलबन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना, जो ये कलाम के माइनर टेस्ट चल रहे हैं उनका लेवल 1 नंबर का लेवल है। ठीक है, मैंने जो है सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट और सेकंड ग्रेड सामान्य जो है डिपार्टमेंट दोनों भर्तियां क्रैक की है, और मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उस लेवल को जो है ये एकदम अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। तो आप जो है डायरेक्ट पढ़ोगे उससे अच्छा है कि क्लास में पढ़ो, ताकि आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी देखने को मिले। ठीक है, तो जालौर नरेश जो चाचिंग देव थे उसके समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? बलबन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन ए जलालुद्दीन। ठीक है, और इसी ने जो है रणथंभौर दुर्ग के लिए क्या कहा था कि जो मैं ऐसे दुर्गों को जो है, ऐसे 100 दुर्गों को भी जो है मुसलमान की जो है दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात भी जो है जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के लिए की थी। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के लिए ही ये बात कही गई थी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कि जो है मैं ऐसे दुर्गों को या ऐसे 100 दुर्गों को भी जो है मुसलमान की जो है दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, तो अलाउद्दीन मत कर देना, जलालुद्दीन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व में से कूट मिलाने। आपको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं। हाँ, अर्जुनलाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन है आपका कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को प्रसारित करने वाला पहला प्रयास अर्जुनलाल सेठी ने किया था। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इन्होंने जयपुर में, कहां पर? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। तो बिल्कुल की थी, और कब की थी? 1905 में। कब की थी? 1905 में। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहां की? जयपुर में। किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने। कब की? 1905 में की। ठीक है, इन्होंने शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति नाम की पुस्तकें रखी। ये मत सोचना कि इतने डीप क्वेश्चन आते या नहीं आते, इतने डीप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले सेकंड ग्रेड दिया उनको पता भी होगा कि क्या लेवल रहता है, और जो नए स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी के। ऐसे नहीं है जो अधीनस्थ और कर्मचारी चयन बोर्ड होता है ना, वैसे क्वेश्चन नहीं आते, इसके लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पूरा सिलेबस में से उठाते हैं। तो शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति जो है आपकी बुक किसने लिखी थी? अर्जुनलाल सेठी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, तो इसका जो है तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन जो है 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? इंपोर्टेंट बनता है, परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ की? उदयपुर में। कहाँ की? उदयपुर में। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। कब की? 1883 में। ठीक है, और ध्यान रखना परोपकारिणी सभा की स्थापना तो कहाँ हुई थी? उदयपुर में, लेकिन जो इसका मुख्यालय था वो कहाँ था? अजमेर। मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार क्या होता है कि आप परोपकारिणी सभा आते ही उदयपुर कर देते हो। मान लो कि आपका पढ़ा हुआ है और आप क्या करते हो, परोपकारिणी सभा डायरेक्ट उदयपुर, लेकिन उदयपुर में इसकी सिर्फ स्थापना हुई थी। ठीक है, परोपकारिणी सभा का जो मुख्यालय वो कहां पर था? अजमेर में था। ठीक है, सभा की स्थापना 1883 में उदयपुर में, लेकिन जो है इसका मुख्यालय कहां पर था? अजमेर में। वैसे इस जो सभा है इसकी स्थापना कहां हुई थी? मेरठ में हुई थी, लेकिन जो है जो आधिकारिक रूप से, कानूनी रूप से इसकी स्थापना 1883 में उदयपुर में हुई थी। ठीक है, और जो है मुख्यालय इसका अजमेर में है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, फिर भी देख लो आप कि निम्नलिखित में से असंगत कूट को छांटिए। तो मारवाड़ सेवा संघ चांदमल सुराना, ठीक है, चांदकरण सुराना, तो ये ही पहला ही असंगत हो गया। ये किसका है? जय नारायण व्यास का। किसका है? जय नारायण व्यास। इन्होंने एक तो जो है मारवाड़ यूथ लीग और जो है एक मारवाड़ सेवा संघ दोनों की स्थापना की थी। तो चांदकरण सुराना नहीं होगा। बाकी जो है मारवाड़ जाट कृषक सुधार सभा गुलाराम चौधरी बिल्कुल सही है। ठीक है, मारवाड़ किसान सभा मंगल सिंह कच्छावा बिल्कुल सही है। मारवाड़ यूथ लीग, ये देखो वापस आ गया जयनारायण व्यास, ये भी सही है। लेकिन जो मारवाड़ सेवा संघ है इसकी चांदकरण सुराना ने ना करके जयनारायण व्यास ने ही इसकी स्थापना की थी। तो असंगत कौन सा हो गया इसमें? पहला वाला। ठीक है, अगला कूट वाला थोड़ा छोटा कर लेते हैं वापस। सबसे पहले क्वेश्चन है कि राजपुताना मध्य भारत सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। इसकी स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में की गई। बिल्कुल सही है। ठीक है, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहां की गई?
जो है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ और गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, स्थापना के समय कौन थे, जो है जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन जो प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ तब इसके जो है गिरधर शर्मा जो है इसके जो है अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में क्या दे दी गई, जो है स्वीकृति दी गई। तो इसके क्या होंगे, चारों सही होंगे। वापस मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो है सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, जमनालाल बजाज। लेकिन जो है प्रथम अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ उस समय अध्यक्ष कौन थे, गिरधर शर्मा। और कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें इसको कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था के रूप में क्या कर दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया, ठीक है। और इसके जो कुल कितने अधिवेशन हुए, ठीक है, इसके 4 अधिवेशन, चारों याद रखने। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है और अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये सही है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में भी बिल्कुल सही। इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो भी ध्यान रखना गिरधर शर्मा थे, ना कि जमनालाल बजाज। फिर देखो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था ना 1920 में, उस समय इसे कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में क्या कर दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया। तो ये चारों में जो है ऑप्शन 4 1 2 3 सही है। लेकिन इसके 4 अधिवेशन हुए थे, पहला हुआ था दिल्ली में, पहला हुआ था दिल्ली में। चारों याद रखना है और क्रम से याद रखना है। सेकंड ग्रेड ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका। असिस्टेंट प्रोफेसर में चौथा अधिवेशन पूछा था और जो है आपका जो सेकंड ग्रेड हुआ था उसमें दूसरा अधिवेशन पूछा था। तो आपको पहला और तीसरा भी याद होना चाहिए। दूसरा हुआ था अमृतसर में, कहां हुआ था, अमृतसर में। तीसरा कहां हुआ था, अजमेर में। तीसरा काम हुआ था अजमेर में। और चौथा जो लास्ट जो चौथा से जो अधिवेशन हुआ वो नागपुर में। और इसी अधिवेशन के बाद में जो है 1920 में इसको कांग्रेस की क्या कर दी गई, सहयोगी संस्था घोषित कर दी गई, स्वीकृत कर दी गई नागपुर के बाद में। तो ये चारों ध्यान रखना, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर और नागपुर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वही है, कूट सुमेलित करना है। तो पहले हम देखो नीचे कूट है, हम डायरेक्ट ही सुमेलित कर लेते हैं। कूट को जैसे वैसे नहीं देखेंगे क्योंकि देखो ये दोनों थोड़े से बीच में गैप आ गया। तो इसमें जो है क्या होगा, सबसे पहले राष्ट्रीय महिला समिति। राष्ट्रीय महिला समिति याद रखना आपको, इसकी होगी इंदुमती गोयनका। कौन होगी, इंदुमती गोयनका। फिर है महिला मंडल। महिला मंडल देखो पहले देखो पहले का क्या होगा, 3। पहले का क्या होगा, 3। तो पहले का तीसरा देखो किसमें, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा ऊपर वाले तीनों में ही है। पहले का तीसरा है वो ऊपर वाले तीनों में ही है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं महिला मंडल। महिला मंडल की थी शांता श्रोषित या क्षोत्रिय, ठीक है, शांता क्षोत्रिय। महिला जो राष्ट्रीय महिला समिति है उसकी थी शांता देवी, ठीक है। महिला आश्रम की कौन थी, नारायणी देवी। महिला आश्रम की कौन थी, नारायणी देवी। और महिला जो है राजस्थान महिला परिषद की कौन थी, इंदुमती गोयनका, ठीक है, इंदुमती गोयनका। 1 मिनट गलती होगी, 1 मिनट, शांता देवी कर दिया अपन ने, तीसरा था। राष्ट्रीय महिला जो समिति है उसकी कौन थी, इंदुमती गोयनका थी, तीसरी, ठीक है। और महिला मंडल की कौन थी, शांता क्षोत्रिय। और महिला जो आश्रम है, महिला आश्रम है, इसकी थी नारायणी देवी। और महिला जो है राजस्थान महिला परिषद है, इसकी थी शांता त्रिवेदी। ध्यान रखना, शांता क्षोत्रिय और शांता त्रिवेदी अलग अलग है। तो महिला राष्ट्रीय महिला समिति की कौन थी, इंदुमती गोयनका। तो पहले की क्या हो जाएगी, तीसरा। फिर है महिला मंडल। महिला मंडल की कौन थी, शांता क्षोत्रिय। फिर है महिला आश्रम। महिला आश्रम की कौन थी, नारायणी देवी। और राजस्थान महिला परिषद की कौन थी, शांता त्रिवेदी। एक बार इसको देख लें एकदम अच्छे तरीके से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के संबंध में असत्य कथन बताना है। क्या बताना है, असत्य कथन। तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1927 में बंबई में हुई, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई, कहां हुई, बंबई में। विजय सिंह पथिक इस संस्था के उपाध्यक्ष थे, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राजपुताना में सामाजिक जागृति उत्पन्न करना था। तो ये इसका असत्य कथन हो गया, कारण कि जो है इसका राजनीतिक जागृति, राजनीतिक चेतना जो है, राजनीतिक चेतना जगाना था, ठीक है। राजनीतिक चेतना जो है राजपुताना यानी कि राजस्थान के लोगों में जो है राजनीतिक चेतना जो है जगाना इसका उद्देश्य था। तो सामाजिक जागृति इसका उद्देश्य नहीं था, तो यह असत्य हो गया। इसका 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ, यह इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन कौन सा हुआ था, 7वां। और कहां हुआ था, उदयपुर में। राजस्थान से संबंधित पूछेंगे आपके, बाकी इंडिया में कहीं हुए होंगे। ये ध्यान रखना कि 7वां अधिवेशन इसका कहां हुआ था, उदयपुर में हुआ था। किसका, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ऊपर आई थी वो देखा, वो अलग चीज है। वो क्या थी, राजपुताना मध्य भारत सभा। और ये क्या है, अखिल भारतीय
देशी राज्य लोक परिषद, और इसका 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ था। और इसका सत्य कथन ये हो गया, इसका उद्देश्य राजनीतिक चेतना या राजनीतिक जागृति से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 69 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में जो है सत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम कहाँ है? करौली आए, तो बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो कहाँ है? तो कहाँ है? करौली में आए। तो इंपॉर्टेंट बनता है, ना अजमेर आए ना उदयपुर आए, कहाँ है? करौली में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जयपुर में वैदिक धर्म जो है सभा है उसकी स्थापना की। तो ये भी जो है आपका बिल्कुल जो है एकदम सही है। अभी ऊपर देखा था परोपकारिणी सभा, कहाँ स्थापना की? उदयपुर में। लेकिन जो वैदिक सभा है उसकी स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में। तो ये भी बिल्कुल सही है। उदयपुर के नौलखा महल में स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। तो बिल्कुल गलत है। अब देखो कितना डीप क्वेश्चन है कि जो उदयपुर का नौलखा महल है ना, उसमें स्वामी जो दयानंद है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की, रचना इसी महल में की। ठीक है, अगर यहाँ प्रथम संस्करण प्रकाशित की जगह ये होता ना कि रचना की, ठीक है, तो ये कथन सही हो जाता। लेकिन रचना नहीं है, यहाँ पर क्या प्रकाशित लिखा है। तो प्रकाशित कहाँ की? इसको अजमेर से। प्रकाशित कहाँ से की? अजमेर से। तो कितना डीप क्वेश्चन है। देखो पहले दो सही है, तो केवल एक और दो ही सही है, तीसरा सिर्फ इसलिए गलत है, नौलखा महल में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। ठीक है, क्या की? रचना। लेकिन उसका प्रकाशन कहां से किया? अजमेर से। इतना डीप क्वेश्चन बना है। आप तो जैसे डायरेक्ट नौलखा महल देखते, अगर आपने पढ़ा हुआ भी था, अगर रचना और प्रकाशन दोनों नहीं पढ़े आपने, तो आप तो एक ही चीज समझ लेते और सही कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 70 की स्वतंत्रता सेनानी और उनका जो है कार्य क्षेत्र है, इनको सम्मिलित करना और असंगत बताना है। तो सबसे पहले केएस सिंह भारत शाहपुरा से बिल्कुल सही है। भंवरलाल सराफ जोधपुर से बिल्कुल सही है। स्वामी गोपाल दास टोंक से नहीं थे। स्वामी गोपाल दास वैसे बीकानेर से थे, रियासत की बात करें तो, और जिले की बात करें तो ये चूरू जिले से थे। ठीक है, ध्यान रखना, स्वामी गोपाल दास रियासत की बात करें तो बीकानेर रियासत से थे, और अगर हम जिले की बात करें तो चूरू जिले से थे। और प्यारेलाल गुप्ता कहां से थे? चिड़ावा से। और प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? चिड़ावा कहां? झुंझुनू में। चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? प्यारेलाल गुप्ता को। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तीसरा इसका गलत हो गया, असंगत हो गया, क्योंकि स्वामी गोपाल दास जो है बीकानेर या फिर रियासत की बात करें तो बीकानेर वरना चूरू जिले से संबंधित थे। 71वां क्वेश्चन अब आ गया 1935 भारत शासन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप देख लें। पहला है कि 1935 अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें थी? अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए कितनी सीटें थी? तो 19 सीटें थी। ठीक है, कितनी सीटें थी? 19 सीटें एससी के लिए जो है रिजर्व की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एससी के लिए कितनी सीटें थी? 19 सीटें। किसमें? 1935 की केंद्रीय विधानसभा में। अब आपको कमेंट करके बताना कि एसटी की कितनी सीटें थी। और ये जो है मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको जो है मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि एसटी की कितनी थी, और आप जाकर नोट्स देखो और एसटी की सीटें और कमेंट करो। ठीक है, तो एससी की 19 थी, एसटी की बताओ कितनी थी। हो सकता है इन ऑप्शन में दी हो, लेकिन फिर भी आप बताओ कि एसटी की कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 72 ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन बताना है। क्या बताना है आपको? सत्य कथन बताना है। इस अधिनियम के तहत राज्य परिषद की सदस्य संख्या 260 की गई। बिल्कुल सही है, राज्य परिषद की जो है सदस्य संख्या 260 निर्धारित की गई। बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत राज्य परिषद में 104 सदस्य देशी रियासतों से चुनने का प्रावधान किया गया। क्या यह भी सही है? क्या ये भी सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है, दोनों सही है। 260 सदस्य थे टोटल, उसमें से 104 जो है वो जो है देशी रियासतों से थे। ठीक है, और बचे हुए जितने भी बच गए वो जो 146 के 156 के आसपास, वो कहां से थे? 156 कहां से थे? जो अन्य भारत है उससे। और रियासतों से कितने थे? 104। तो दोनों सही है, ध्यान रखना। कुल सदस्य राज्य परिषद में कितने थे? 260, और 104 जो है देशी रियासतों से थे। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन नंबर 73 वापस सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस रहेंगे। ऐसा मत सोचना रिपीट नहीं होता, बहुत तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1935 को किस धारा में आपात उपबंध का प्रावधान था? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में आपात का जो है आपातकाल किसमें? 352 में है, 356 में है, 360 में। ठीक है, इन अनुच्छेद में। लेकिन अभी जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसकी किस धारा में आपात उपबंध है? तो धारा जो है आपकी जो है 45 और 102, मोस्ट इंपोर्टेंट।
आपको एक और बात ध्यान रखना है, जो है सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 ही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है 1800 जो है 53 वाला भी नियम पढ़ो, चार्टर एक्ट भी पढ़ो, ऐसा नहीं है। सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1935 और 1919। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपात का प्रबंधन, आपात उपबंध कहाँ थे? 1935 में, धारा 45 और 102 में। फिर अब 74वां क्वेश्चन। 74वां क्वेश्चन कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वित्तीय सलाहकार एवं महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार किसके पास था? यानी कि उनको नियुक्त करने का और उनको पदों से हटाने का अधिकार किसके पास था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास। और एक बात बताऊं, कलाम का जो मटेरियल होता है वो सबसे बेस्ट होता है टीचिंग एग्जाम में। टीचिंग एग्जाम में इनके मटेरियल की कोई भी कोचिंग, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो राजस्थान की, वो इनका मुकाबला टीचिंग एग्जाम में बिल्कुल नहीं कर सकती। आप जो ये क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हो, और अगर आपने कभी एग्जाम दिया हुआ आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, तो आपको ये लगेगा कि हाँ सही में जो है मैं आरपीएससी का ही पेपर दे रहा हूँ। ऐसे लगेगा ही नहीं कलाम किसी कोचिंग का पेपर दे रहे हो आप, ऐसा लगेगा कि हाँ सही में आरपीएससी का ही पेपर दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। महाधिवक्ता और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन बताना है। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बिल्कुल, 1935 अधिनियम था, उससे पहले जो बर्मा, वर्तमान में म्यांमार जो देश है, वो भारत का ही अंग हुआ करता था, लेकिन 1935 अधिनियम में इसको अलग कर दिया। तो पहला तो बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत 3 नए प्रांत सिंध, उड़ीसा और बलूचिस्तान का गठन किया गया। गलत। सिर्फ और सिर्फ 2 नए प्रांत, सिंध और उड़ीसा का, बलूचिस्तान पहले से ही प्रांत था। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत सिर्फ 2 नए प्रांत, कौन कौन से? उड़ीसा और सिंध, 2 ही प्रांतों का क्या किया गया? गठन किया गया। तो दूसरा गलत हो गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों के लिए पृथक संविधान का प्रावधान किया गया। प्रांतों के लिए पृथक संविधान का जो है क्या किया गया? प्रावधान किया गया। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रांतों के लिए प्रथम बार जो है पृथक संविधान। इंपॉर्टेंट लाइन है तीसरी, बाकी आपको याद रहे ना रही, तीसरी लाइन याद रखनी है कि 1935 अधिनियम के तहत जो है प्रांतों के लिए प्रथम बार पृथक संविधान का क्या गया? प्रावधान। तो पहला और तीसरा दोनों सही है। तो पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर 3, 75 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये तीसरा इसलिए गलत, दूसरा जो कथन है वो इसलिए गलत हुआ कि 3 नए प्रांत नहीं, सिर्फ 2 नए प्रांत का गठन हुआ, वो थे सिंध और उड़ीसा, ना कि बलूचिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ये कूट वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो है अपन इसको ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहले संघ सूची में कितने विषय थे? तो 59 विषय थे। याद रखना है आपको 35 अधिनियम के तहत, वर्तमान नहीं, भारतीय संविधान से नहीं पूछे, जो वर्तमान संविधान में वो नहीं पूछे, 1935 अधिनियम में जो थे उसमें कितने थे। ठीक है, प्रांतीय सूची में, प्रांतीय सूची में कितने थे? 54। और समवर्ती सूची में कितने थे? 36। तो 213। और ये देखो नीचे कूट में 213 का है, ऑप्शन 1 ही इसका सही है। ठीक है, वापस देख लेते हैं। 213 सबसे पहले संघ सूची, संघ सूची में कितने थे? 59। ध्यान रखना, अधिनियम 1935 के तहत ही है, ना कि भारतीय संविधान के अंतर्गत। फिर है प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। याद रखना, जो है वर्तमान में जो है ये जो भारतीय संविधान है उसमें जो ये तीनों सूचियां हैं, ये किस में थी? कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में जो है इनको जो है जो तीनों सूचियां उनको लिख रखा गया है। और मजे की बात यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में भी ये 7वीं अनुसूची में थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में भी 7वीं अनुसूची में थी और वर्तमान में भी जो है 7वीं अनुसूची में। ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड ग्रुप डी में आ चुका है कि कौन सी अनुसूची में थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा निम्नलिखित किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? तो किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन 2, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, एक बात ये 1919 जो अधिनियम था ना, 1919, इसमें क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में कौन सा द्वैध शासन? तो प्रांतों में द्वैध शासन कब हुआ? 1919 में। ठीक है, तो इसको समाप्त कर कब किया गया? 1900, जो अगला अधिनियम आया ना 16 साल बाद में, उसमें प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त। 1935 में क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। अब आपको ये लगेगा, ये क्वेश्चन इसलिए अलग है कि आपको लगेगा 1919 अधिनियम जो केंद्र बड़ा होता है तो केंद्र में द्वैध शासन पहले लगाया होगा, और फिर अगली बार जो है 1935 आया था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया होगा, क्योंकि प्रांत छोटे होते हैं। ऐसा नहीं था, जो पहले वाला अधिनियम है 1919 उसमें प्रांतों में द्वैध लगा दिया था, केंद्र में नहीं लगाया। लेकिन जो 1935 था उसमें प्रांतों से तो द्वैध शासन हटा दिया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया, तो प्रांतों से द्वैध शासन 1935 में हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन,
ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किस अनुसूची के तहत शक्तियों का विभाजन था? वही संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अभी बताया था मैंने 7वीं अनुसूची, यही 1935 अधिनियम में था और यही वर्तमान संविधान में, वर्तमान जो भारत का संविधान है उसमें भी जो है 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, तो 1935 में भी कौन सी में था? 7वीं में। फिर 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम के तहत स्थापित भारत परिषद का विघटन किया गया? अभी हमने देखा प्रांतों का जो द्वैध शासन है वो कब हटाया गया? 1935 में। ठीक है, और लागू कब किया गया? 1919 में। वैसे ही जो है 1935 के अधिनियम में एक काम और किया गया था, क्या कि जो 1858 में भारत परिषद बनी थी उसका भी विखंडन कर दिया गया। भारत परिषद जो इंग्लैंड में बैठती थी, कहां पर बैठती थी? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बैठती थी, इंडिया में नहीं थी ये। भारत परिषद जो ब्रिटेन में बैठती थी उसका विघटन कब किया गया? 1935 में। कब? 1858 में लागू हुई वो याद ही नहीं करना, कारण कि 1858 अपने सिलेबस में नहीं है, 1919 और 1900 जो है 35 है। तो इसका जो भारत परिषद जो इंग्लैंड में बैठती थी उसका विघटन यानी कि उसको हटा कब दिया गया? 1935 अधिनियम के तहत। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर अगले 20 क्वेश्चन अगली जो वीडियो उसमें देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो इस अधिनियम के भाग 2 की धारा 5 के तहत भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया? बिल्कुल किया गया। ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको स्किप करने पड़े, जो 80 क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते आप कि प्रांतों में द्वैध शासन हटाना कब लागू हुआ, वो नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे डिटेल से कुछ धाराएं आ जाए तब आपको थोड़ा सा आपात वाली ध्यान रखना है। 45 जो 200 थी वो याद रखनी है। ठीक है, ये याद नहीं रहे तो भी चल जाता है। इस अधिनियम के भाग 2 में धारा 5 के तहत जो है भारत संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया? बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के भाग 9 की धारा 200 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? बिल्कुल सही है। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत पर केंद्र में प्रथम बार द्वैध शासन लगा? अभी मैंने बताया था कि केंद्र में जो है प्रथम बार द्वैध शासन कब लगा? 1935 में। कब लगा? 1935 में केंद्र में पहली बार लगा, और 1935 में जो है प्रांतों से इसको हटा दिया था द्वैध को, और 1919 में प्रांतों में द्वैध लगा था। प्रांत छोटे हैं लेकिन द्वैध पहले लगा था। इस अधिनियम के तहत जो संघीय न्यायालय था उसका वो क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। ये ही गलत है। अभी पूछा असंगत, देखो छोटा कर देता हूं, असंगत पूछा है। क्या पूछा? असत्य कथन, और ये असत्य चौथा। ठीक है, इस अधिनियम के तहत देखो कई बार क्या था, ये दोनों चीजें अपने को नहीं पता होती। जैसे पहली अब धारा इतनी तो अपने को पता नहीं है कि भाग 2 की धारा 5 में जो वो भी किसकी? भारत शासन अधिनियम 1935 की, कि संघीय जो है व्यवस्था की गई, भारत में संघीय व्यवस्था की गई, तो हो सकता है की गई हो, अपने को क्या पता। फिर इसके तहत 200 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो हो सकता है की गई हो। ठीक है, प्रथम बार केंद्र में द्वैध शासन लगा, ये तो अपने को पता है कि हाँ सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, असत्य पूछते हैं और असत्य वाला बहुत ईजी हो जाता है। देखो ये देखो चौथा, कि इस अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय था? बिल्कुल नहीं। इस संघीय जो न्यायालय था वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध जो है ब्रिटेन में आप जो है शिकायत कर सकते थे, अपनी अपील कर सकते थे। मान लो कि संघीय न्यायालय के जो है आप किसी निर्णय से सहमत नहीं हो, तो ब्रिटेन का जो न्यायालय वहां पर जाकर, जो ब्रिटेन है वहां पर आप जो है अपनी अपील कर सकते थे। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? चौथा। सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ये संघीय न्यायालय था लेकिन सर्वोच्च नहीं था। इससे ऊपर ब्रिटेन में न्यायालय होता था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। धन्यवाद। बने जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।